नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र द्वारा लिखा गया है, जिसका पहला भाग हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों का अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखाने की पुरानी परिपाटी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयीय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और कितना पदानुक्रम और कितना हास्यास्पद है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीयता के रूप को भी दिखाता है। तो इस पाठ के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक जामुन का पेड़ किसी व्यक्ति पर गिर जाता है। जब माली उसे देखता है तो वो सबको सूचित करता है और उसके पश्चात भी सभी व्यक्ति इतना संवेदन शून्य हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को बचाने की बजाय उसकी फाइल आगे से आगे चलती रहती है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब माली ने दूसरों को बताया कि यह व्यक्ति दबा हुआ है तो उस तरह से फाइल आगे चलती रही और शाम को फाइल जो थी हार्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह फलदार पेड़ था। तो अब क्या हुआ, अब रात को, क्योंकि शाम को जब भेजी गई है तो फिर वास्तव में तो अगले ही दिन उस पर कोई ना कोई एक्शन होगा। इसलिए रात को चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया गया कि कहीं लोग कानून को हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। माली ने दया करके उस दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। माली ने उससे पूछा, तुम्हारा कोई वारिस है तो बताओ, मैं उन्हें खबर कर दूं। आदमी ने कहा, नहीं, मैं तो लावारिस हूँ। अब तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से बड़ा कड़ा और व्यंग्यपूर्ण जवाब आया कि हम देश में पेड़ लगाते हैं, काटते नहीं हैं। हम इस समय देश में पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और एक फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो कम से कम इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी कि धड़ से काटा जाएगा तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। उस मनचले ने कहा। और फिर उस मनचले ने कहा कि मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर से उस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से उसकी बात पर गौर करते हुए उन लोगों ने इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया। इस बार मेडिकल में भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है किंतु आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला रद्द होने वाला ही दिखा। उस दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर स्वास्थ्य देखकर उसका खून दबाव देखा गया, नाड़ी की गति को परखा गया, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी गई कि इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है और ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया
कि इस आदमी को इस तरह से नहीं मरने दिया जा सकता। अब रात को माली ने जब फिर उसे खाना खिलाया तो दिलासा देते हुए उस आदमी दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, देर सवेर कोई ना कोई खबर आएगी और तुम्हें बचा लिया जाएगा। तब उस आदमी ने एक ठंडी आह भरी लंबा सांस लिया ये और कहा, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर हो तुम खबर होने तक। यानी इसके कहने का अभिप्राय है कि ये मैं मानता हूँ कि इस पर एक्शन होगा और अंत में फैसला भी मेरे हक में सुनाया जाएगा, लेकिन तब जबकि मैं खाक हो जाऊँगा, अर्थात मैं मर जाऊँगा। माली ने अचंभे से क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ मैं शायर हूँ। दूसरे दिन चारों तरफ यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। भीड़ पर भीड़ उमड़ने लगी। एक कवि सम्मेलन का सा वातावरण पैदा हो गया। सभी शौकीन लोग उसे अपनी अपनी कविताएं सुनाने लगे। अब जब ये पता चला कि वो आदमी एक शायर है तो अब फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से होती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। सेक्रेटरी उस समय गाड़ी में सवार होकर वहां आया और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? जी हाँ, उसने कहा। तुम किस उपनाम से शोभित हो? तो दबे हुए आदमी ने कहा, ओस। ओस! सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया, हाँ भाई हाँ। क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? नहीं, उसने कहा। तो आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं है और गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है, उस एकेडमी के व्यक्ति ने कहा। गुमनामी में नहीं भाई, अभी तो मैं एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। मुझे इस पेड़ से निकालिए कृपया। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे निकालो। सेक्रेटरी फौरन बोला और उसने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, और फौरन उसने अपने विभाग में जाकर इसका इतलाह की, इसको बताया। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा आया और बोला, मुबारक हो, हमारी अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो तुम्हारा चुनाव पत्र। अरे भाई, मुझे इस पेड़ से तो निकालो, पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कर रहा कर यानी कि दुख भरी आह भरते हुए कहा, दर्द के मारे आह भरते हुए कहा, यह तो हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा यानी कि स्कॉलरशिप तो दे सकते हैं। अरे भाई, मैं तो अभी जीवित हूँ, मुझे ही जिंदा रख लीजिए। मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। वैसे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिख दिया है, अब वो आएंगे। और उसने बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। बस कल सुबह तक तुम्हें ज़िंदा रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ न काटा जाए। कारण यह है कि 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में यह पेड़ लगाया था। अब अगर पेड़ काटा गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। क्या हम अपनी उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। शाम के कितनी हास्यास्पद घटना है, कितनी दुख भरी घटना है ये। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और कहा, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो चुकी है। इस तरह से जब उसने कहा, मगर कवि का हाथ ठंडा पड़ा था।
आँखों की पुतलियाँ निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी लाइन उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी और ये है एक कार्यालय की, इसमें एक कार्यालय की उस कार्यवाही को बताया गया है जो कितनी हास्यास्पद है, जिनकी नज़र में एक व्यक्ति के जान की कोई कीमत नहीं है, अपितु उसे मरने के लिए उस पेड़ के नीचे छोड़ दिया जाता है। फाइल पर फाइल इधर जाती है, कोई जामुन की तारीफ़ कर रहा है तो कोई उस पेड़ की तारीफ़ कर रहा है, कोई हरियाली की तारीफ़ कर रहा है। एक व्यक्ति की जान की कीमत उनकी नज़र में कुछ नहीं है। ये है आज का स्वार्थी समाज। इसमें यही व्यंग्य बताया गया है कि ये आज का स्वार्थी समाज है। इसके माध्यम से, जामुन के पेड़ के माध्यम से कार्यालय की कार्यवाही को बताया गया है कि किस तरह से सरकारी फाइलें सालों साल तक चलती चली जाती हैं, इधर से उधर चलती रहती हैं, लेकिन जब तक फैसले आते ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद।